ओके, तो पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर लूँ और हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें हम कह रहे थे कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ ईच कैरेक्टर ऑफ अ गिवन टेक्स्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें, हमारे पास जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें जो पहली रिक्वायरमेंट होती है उस प्रॉब्लम की वो ये होती है कि हमें समझ आए कि प्रॉब्लम कह क्या रही है। या कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास आता है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल सी है। एग्जांपल दे देता हूँ मिसाल के तौर पर कि ये कहना चाह रहे हैं कि आप, मिसाल के तौर पर मैं एक स्ट्रिंग दे देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं कि आपने एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है जो क्या करे, काउंट द नंबर ऑफ़ ईच कैरेक्टर ऑफ अ गिवन टेक्स्ट। अगर हमने, किसी यूज़र ने हमें कोई टेक्स्ट दिया तो हमें क्या करना है, उस टेक्स्ट के अंदर हर कैरेक्टर कितनी बार आया है ये हमें बताना है। ठीक है, सिंपल क्लास एग्जांपल रिकॉर्ड नहीं करेंगे सर? हो रही है रिकॉर्ड। सिंपल एग्जांपल से अगर हम देखें तो अगर हेलो, अगर एक वर्ड, मिसाल के तौर पर एक टेक्स्ट है जो यूज़र ने दिया, तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, एच एक बार आया है। ठीक है, ई एक बार आया है, उसी तरह एल हमारे पास दो बार, और ओ हमारे पास एक बार। ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कैसे बनाया है? इस प्रोग्राम, ये मैंने वैसे एज असाइनमेंट दिया था, तो हम देख लेते हैं कि जिसने असाइनमेंट किया था उन्होंने क्या अप्रोच इस्तेमाल की। ये मोहम्मद आरिफ का असाइनमेंट है और इन्होंने ये अप्रोच यूज़ करते हुए ये यानी कि कोड किया और इनका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ये कोड बिल्कुल सही है और यानी कि आउटपुट भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये इस अप्रोच को अगर हम देखें ना तो यहाँ पे हमारे पास दो लूप्स लग रहे हैं, एक आउटर लूप, एक इनर लूप। ठीक है, जितने, एक बात याद रखें, जितने ज़्यादा लूप्स बढ़ते हैं, यानी कि जितने ज़्यादा नेस्टेड लूप्स हमारे कोड के अंदर बढ़ते हैं, उतनी ज़्यादा हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है मैं बताता हूँ, एक मिनट। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा हमारे नेस्टेड लूप्स बढ़ेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारी मशीन को, एक मिनट वेट अ सेकेंड, ये किसी का मेरे ख्याल से माइक ऑन है। यार जिसका माइक ऑन है ना, सुहेल, सुहेल अपना माइक आप ज़रा बंद कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था, ये एक ही स्टूडेंट ने मुझे थर्ड असाइनमेंट सबमिट किया जो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 था। और इसको, ये कोड बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने कोड गलत किया, बिल्कुल ठीक कोड किया। जो रिक्वायरमेंट थी, वो जो आउटपुट हमें चाहिए था वो हमें मिल रहा है। ठीक है, मगर आज हम खुद देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है, उसको कंप्यूटर उसी तरह सॉल्व करता है जिस तरह एक नॉर्मल ह्यूमन सॉल्व करता है, एक नॉर्मल इंसान किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बस हमें क्या चाहिए होता है, हमें कंप्यूटर को ये बताना पड़ता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए कि अब आपने ये करना है। जिस तरह इंसान करता है ना कोई काम, तो हमें कंप्यूटर को बताना होता है अब आपने ये काम करना है। अभी एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इस कोड में मैं क्या 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 कह रहा था कि इसमें दो नेस्टेड लूप हैं, ये एक लूप आ गया और एक इसके अंदर एक और लूप आ गया, जिसकी वजह से हमारी क्या हो रही है, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने का मतलब ये है कि ये जो कोड है ये हमारी मशीन पर बहुत ज़्यादा बोझ डालने वाला है। ठीक है, जितने ज़्यादा नेस्टेड लूप उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ, तो हमें समझ आ जाएगी कि हमें करना क्या है। तो प्रॉब्लम आपको समझ आ गई है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था इस प्रोग्राम में करना क्या है। अब एक आम इंसान, अगर एक आम इंसान को लिया जाए, इसी क्वेश्चन को लिया जाए, अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो जितना भी टेक्स्ट है इसमें आप इसी तरह एज अ ह्यूमन आप काउंट करके बताएं हर करेक्टर कितनी बार आया है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल जैसा एक आम नहीं इंसान यार। करता है। ठीक है, वो डब्ल्यू को देखेंगे, आप काउंट कर लेंगे कि भाई डब्ल्यू एक बार आया है। ठीक है, आप अपनी किसी भी जगह पे लिख लेंगे, कॉपी वगैरह में कहीं पे भी। फिर आप आगे बढ़ते बढ़ते डब्ल्यू को ही देखते रहेंगे। ठीक है, आप डब्ल्यू को सर्च करेंगे कि डब्ल्यू और कहीं आया है, नहीं आया तो आप बस ये कह देंगे कि डब्ल्यू एक बार आ चुका है। फिर उसके बाद आर, नेक्स्ट करेक्टर क्या है, आर। अब यहाँ देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6, आर 6 बार आया। आप अपनी कॉपी या कहीं पे भी अगर मैं आपको ये कहूँ तो आप यूँ लिख लेंगे।
ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। मगर एक और काम भी आप करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, आप अपने इस सर्चिंग को आसान बनाने के लिए, अगर ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो तो आप क्या करेंगे, साथ साथ ना जो जो करेक्टर आपको मिलता जा रहा है, जैसे W मिल गया, आप उसको यूँ पेंसिल से मिटाते भी जाएंगे ताकि आपको ना बार बार ना देखना पड़े, आप यूँ मिटाते रहेंगे। जैसे R मिला, R को भी आप मिटा देंगे, जितने भी R मिले आपने काउंट कर दिए, आपने मिटा दिए सारे R। फिर उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर पे आएंगे I ढूंढेंगे, जो जो मिलता जाएगा आप उसको साथ साथ मिटाते भी जाएंगे, काउंट भी करते जाएंगे। एक मिल गया, ठीक है, उसी तरह ये दूसरा मिल गया, ठीक है, 2 I थे तो आपने I को लिख लिया कि भाई I 2 बार आया। तो ये है एक इंसान का काम, कि एक इंसान किस तरह से काम करता है, और इसी तरह कंप्यूटर भी काम करेगा, आप देखेंगे। सही है। तो अब इंसान को अगर मैं इस पूरी एक लाइन को कह दूँ ना कि करके दो, तो तकरीबन कम से कम 5 मिनट तो उसको लगने हैं। जबकि अगर मैं कंप्यूटर को कहूँ पूरा एक डॉक्यूमेंट दे दूँ लाखों लाइन का, वो उसको चंद सेकंड में करके दे देगा। यही फ़ायदा है मशीन का ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तभी हम मशीन को यूज़ करते हैं, तभी हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं, ताकि हमारे जो टास्क होते हैं, डेली टास्क, उनको हम तेज़ी से कर सकें, ठीक है। तो अब यही प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है और हमें कंप्यूटर को कहना है कि आप सॉल्व करें, और इसी अप्रोच को यूज़ करेंगे जो एक इंसान यूज़ करता है, आप देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे टेक्स्ट चाहिए जिसको प्रोसेस करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये यूज़र से ले लेता हूँ, ठीक है। आपको पता है, हमने हर क्लास में इसको देखा, इनपुट के फंक्शन को। ये क्या करता है, कंसोल से इनपुट लेता है जो भी यूज़र देता है, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज़र को प्रॉम्प्ट भी कर देता हूँ कि आपने क्या लिखना है, इंटर कुछ टेक्स्ट लिखना है, ताकि यूज़र को पता लगे कि मुझे इनपुट क्या देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस लाइन तक तो हमने यूज़र से इनपुट मांग लिया। अब हमें आगे करना क्या है, हमें पता है हमें क्या जाना है, करेक्टर बाय करेक्टर पूरी स्ट्रिंग पे। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। पूरी स्ट्रिंग पे करेक्टर बाय करेक्टर जाना है। हर एक करेक्टर को जो सबसे पहले मिला उसको आखिर तक देखना है कि भाई ये और है कहीं या नहीं, ठीक है। जितनी बार मिला उसको काउंट करके हमने लिख लेना अपने पास, ठीक है, या कहीं पे कंसोल पे प्रिंट कर देना हमारी एग्जाम्पल में। मगर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, ये स्पेस को तो हमने काउंट नहीं करना ना। जितने भी स्पेसेस हैं इनको हम एक काम करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यानी कि यूज़र ने जो इन टेक्स्ट दिया ना, उस टेक्स्ट में पहले हम देखेंगे कि कोई स्पेस है कि नहीं। जो भी स्पेसेस हैं हम उन्हें रिमूव कर देंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, क्योंकि टेक्स्ट एक स्ट्रिंग का वेरिएबल है तो उसके आगे रिप्लेस का फंक्शन यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, ठीक है। अब इसके अंदर हमें पता है, हमने ये रिप्लेस का फंक्शन हमने पढ़ा है, हमें पता है ये क्या करता है। हम इसके अंदर पहले एक वैल्यू देते हैं और दूसरी एक वैल्यू देते हैं। ये क्या करता है, पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से रिमूव कर देता है, ठीक है, रिप्लेस कर देता है। मैं क्या पहले पैरामीटर में दे रहा हूँ, स्पेस। मैं कह रहा हूँ कि भाई टेक्स्ट में से ना, टेक्स्ट में जितने भी स्पेसेस हैं उनको रिप्लेस कर दो इससे, एम्प्टी स्ट्रिंग से। सबसे पहला स्टेप हमारा ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मिसाल के तौर पर अगर टेक्स्ट में ये है हेलो स्पेस, मिसाल के तौर पर हेलो स्पेस हाय, तो ये वाला फंक्शन करेगा क्या, जितने भी स्पेसेस होंगे उनको एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देगा। तो हमारा आउटपुट कुछ ये होगा कि हेलो हाय दोनों साथ जुड़ जाएंगे। हमें यही चाहिए था, हमें स्पेसेस हटाने, क्योंकि हमें हमारी प्रॉब्लम में स्पेसेस को काउंट नहीं करना, करेक्टर्स को, इंग्लिश के जो करेक्टर्स हैं उन्हें काउंट करना है, ठीक है। तो ये इस लाइन पे हमने ये कर दिया कि हमारे टेक्स्ट के अंदर जो भी यूज़र ने दिया उसको हमने, उसके अंदर जितने भी स्पेसेस हैं उनको रिप्लेस किससे कर दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग से। यहाँ इसको ज़रा रन करके देख लेते हैं ताकि हमें पता भी लग जाए। सबसे पहले मैं प्रिंट करता हूँ, जो यूज़र ने टेक्स्ट दिया उसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब हमने अपना टेक्स्ट में से स्पेसेस रिप्लेस कर दिए तो उनको भी मैं टेक्स्ट को प्रिंट करके देख लेता हूँ कि वाकई स्पेसेस रिप्लेस हुए हैं कि नहीं। इस लाइन तक ओरिजिनल टेक्स्ट था, इस लाइन तक क्या होगा, रिप्लेस हो चुका होगा हमारे स्पेसेस। इस कोड को रन करता हूँ और एक मिनट, इस कोड को जब मैं रन कर रहा हूँ तो मैं लिख लेता हूँ हेलो स्पेस हाय, इंटर दबाऊँगा। आप देखेंगे कि ये देखें, ये पहली प्रिंट स्टेटमेंट में स्पेस था, दूसरी में देखें हमने स्पेस रिमूव कर दिया, जो हम चाहते थे वो हो चुका है, ठीक है। अब हमें अपनी लॉजिक लगानी है। अब हमें क्या करना है, करेक्टर बाय करेक्टर जाना है और सर्चिंग करके हमें हर एक करेक्टर की काउंट बतानी है कि कितनी बार अपीयर हुआ है। अब देखें यहाँ मैं एक लॉजिक लगा रहा हूँ, वो आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, वाइल टेक्स्ट, वाइल लेंथ ऑफ टेक्स्ट, लेंथ का एक फंक्शन है जो लेंथ रिटर्न करता है किसी भी वेरिएबल की। मैं कह रहा हूँ वाइल लेंथ ऑफ टेक्स्ट इज़ ग्रेटर देन 0,
तब तक ये कोड रन करते रहो, वाइल के ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होगा तब तक करते रहो रन, जब तक इस टेक्स्ट के वेरिएबल में जो भी टेक्स्ट है उसकी लेंथ कितनी है, 0 से ज़्यादा है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है, तब तक ये वाइल का लूप चलता रहेगा। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, अब मैं क्या कह रहा था, एक ह्यूमन को अगर मैं कहूँ तो वो क्या करेगा, पहले कैरेक्टर को, सबसे पहले वाले कैरेक्टर को देखेगा क्या है, उसको अपने पास नोट कर देगा और उसको आगे बढ़ते हुए सारे पूरे स्ट्रिंग में चेक करेगा कि वो कैरेक्टर कितनी बार आया है। तो यही हम करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पर काउंट, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, काउंट इज़ इक्वल्स टू, अब इस टेक्स्ट के अंदर, इस टेक्स्ट के 0 इंडेक्स पे पहला कैरेक्टर होगा ना जिसको मैंने सर्च करना है आखिर तक, तो मैं क्या कहता हूँ मिसाल के तौर पर टेक्स्ट डॉट, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फाइंड का फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, फाइंड का या काउंट का फंक्शन, सॉरी, अब ये काउंट का फंक्शन भी हमने पढ़ा है, आपको पता होगा कि क्या काम करता है, अभी फिर बता देता हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। टेक्स्ट 0, इस लाइन पे क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखें, मैं कह रहा हूँ टेक्स्ट जो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है उसमें काउंट करो, क्या चीज़, टेक्स्ट के 0 इंडेक्स पे जो भी चीज़ पड़ी है उसको काउंट करो कितनी बार आई है। इसका मतलब ये है कि हमने काउंट का फंक्शन पढ़ा है, इसको बार बार बताने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, मगर फिर भी जो नए हैं अभी क्लास में आए हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि काउंट का फंक्शन करता क्या है। ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, तभी स्ट्रिंग के वेरिएबल के ऊपर ही अप्लाई होगा। टेक्स्ट एक स्ट्रिंग का वेरिएबल है, इसलिए इसके आगे काउंट का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ये करेगा क्या, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, ठीक है, तो ये काउंट का फंक्शन क्या करेगा, अगर मैं काउंट के अंदर मिसाल के तौर पर मैं ये दे दूँ, काउंट में मैं अगर पास कर दूँ h, ठीक है, h, तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में h कितनी बार आया है वो हमें बताएगा। तो h कितनी बार आया है, 1 बार, तो ये काउंट क्या करेगा, बता देगा कि 1 बार आया। अगर मैं l पास कर दूं, l, हेलो डॉट काउंट l, तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के अंदर, इस वाली स्ट्रिंग के अंदर l कितनी बार आया वो रिटर्न करेगा। तो यही मैं कर रहा हूँ कि इस स्ट्रिंग में काउंट करो, क्या काउंट करो, टेक्स्ट के 0 इंडेक्स पे जो भी कुछ पड़ा है उसको काउंट कर दो। 0 इंडेक्स पे जो भी होगा उसको ये काउंट करके हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, और रिटर्न करेगा, इस काउंट के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। सही है, तो इसका मतलब ये है कि हमें पहले कैरेक्टर हमारी स्ट्रिंग में जितनी बार भी आया हमें पता लग गया, हम उसको प्रिंट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपको शो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, ठीक है, टेक्स्ट के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो कितनी बार आई है, इतनी बार आई है, 0 इंडेक्स काउंट बार आई है। ठीक है, ये प्रिंट का स्टेटमेंट देखें मैं क्या कह रहा हूँ, प्रिंट में क्या कह रहा हूँ, टेक्स्ट का 0 इंडेक्स प्रिंट कर रहा हूँ, जो भी कैरेक्टर है वो प्रिंट होगा और साथ में उस कितनी बार वो आया है वो भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ज़रा इस कोड को रन करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। मैंने कोड को रन किया, यहाँ पे मैं दे देता हूँ मिसाल के तौर पर वलीद। ठीक है, तो जब मैंने वलीद दिया, इंटर दबाया, तो आप देखें ये वाइल का लूप तो चलता ही रहेगा, जाहिर है, क्योंकि अभी हमारी लॉजिक पूरी नहीं हुई। तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, W 1 बार आया हमारी स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, W 1 बार, ये इसने सिर्फ पहले कैरेक्टर को काउंट किया। ठीक है, अब देखें ये वाइल का लूप चलता जा रहा है, इसको हमें रोकना है, क्योंकि ये वाइल का लूप में कंडीशन क्या है, टेक्स्ट की लेंथ जब तक 0 से ज़्यादा है तब तक चलता रहेगा। जाहिर है इसकी लेंथ को हमें कम करना पड़ेगा। कैसे कम करेंगे, ऐसे कम करेंगे कि जोन से कैरेक्टर को हमने काउंट कर दिया है, जैसे कि हमारी कंडीशन में W को हमने काउंट कर दिया है, अब W को हमारे इस स्ट्रिंग में से, टेक्स्ट में से रिमूव कर दो। ठीक है, रिमूव कैसे करेंगे, वही रिप्लेस का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब जब हमें ये मिल चुका है, 0 इंडेक्स के तमाम काउंट मिल चुके हैं, अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट इज़ इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। अब क्या करो, रिप्लेस कर दो टेक्स्ट 0 को, किससे रिप्लेस कर दो, एक एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो। यहाँ पे हमारी लॉजिक पूरी हो गई। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि हमने क्या किया, टेक्स्ट के वेरिएबल में से रिप्लेस किया क्या, उस चीज़ को जो 0 इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे मिसाल के तौर पर W है, तो W जितनी बार भी आएगा ना हमारे टेक्स्ट के अंदर, उसके बदले क्या आ जाएगा, ये एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि वो W रिमूव हो जाएगा एक किस्म का। ठीक है, जैसे हमने ऊपर क्या किया था, स्पेस को रिमूव कर दिया था ना, सारे स्पेसेस हटा दिए थे, उसी तरह इस लाइन पे हम क्या कर रहे हैं, सारे उन कैरेक्टर्स को हटा रहे जो 0 इंडेक्स पे। सही है, अब इस कोड को रन करते हैं, हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। इस प्रिंट को हटा देते हैं क्योंकि ये हमने टेस्टिंग के लिए डाली थी, और ऊपर वाली प्रिंट को भी हम हटा देते हैं क्योंकि ये भी टेस्टिंग के लिए थी। हमारा कोड सारा हो चुका है, एक सिंगल लूप में हमारा काम हो चुका है।
इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। अब मिसाल के तौर पर हेलो माय नेम इज़ वलीद, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट डाला। अब इंटर दबाऊंगा तो आप देखें हमारा आउटपुट क्या है, H एक बार आया है, E 4 बार, L 3 बार, O 1 बार, और इसी तरह से जितने भी हैं बता दिया इसने कि कौन कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आया है। अब इसको रिपीट कर रहा हूँ, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा अगर आपको समझ नहीं आई। देखें सबसे पहली लाइन पे हमने क्या किया कि टेक्स्ट में से सारे स्पेसेस को रिमूव कर दिया रिप्लेस के फंक्शन को यूज़ करते हुए, यानी कि जैसी हेलो माय नेम इज़ वलीद में से जितने भी स्पेसेस हैं ना वो सारे हट जाएंगे, सारी स्ट्रिंग्स सारे वर्ड्स एक साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमें स्पेसेस को काउंट नहीं करना था। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हर एक करेक्टर को काउंट करो बस, इंग्लिश के जो करेक्टर्स हैं, ठीक है। तभी हमने ये किया कि स्पेसेस को हटा दिया। अब हमने एक लूप लगाया वाइल का। हम क्या कह रहे हैं कि जब तक ये लूप तब तक चलाओ जब तक ये टेक्स्ट की लेंथ 0 से ज़्यादा है, ठीक है। अभी ज़ाहिर है जो यूज़र इनपुट दे रहा है उसकी लेंथ तो 0 से ज़्यादा है, पता नहीं कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो तब तक चलेगा जब तक इसकी लेंथ 0 से ज़्यादा। ये लाइन भी ऐसी थी, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे एक आम इंसान ने किया था, सबसे पहले कैरेक्टर को उठाया और उसे काउंट किया कि कितनी बार आया है। हमने भी यहाँ पे ये किया टेक्स्ट डॉट काउंट का फंक्शन यूज़ करते हुए इसके आगे क्या दे दिया, इसके पैरामीटर में पहला कैरेक्टर दे दिया, टेक्स्ट के 0 इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है वो दे दिया। तो इस लाइन ने क्या किया, हमारे टेक्स्ट के 0 इंडेक्स में जो भी कैरेक्टर है वो स्ट्रिंग में कितनी बार आया वो हमें बता दिया और इस काउंट के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब दूसरी लाइन में हमने क्या किया, उसको प्रिंट कर दिया। ये जिस तरह ये H1 शो हो रहा है ना, उसी तरह ये मैंने ये किया कि सबसे पहले टेक्स्ट के 0 इंडेक्स पे जो भी है उसे प्रिंट करो, जैसे कि H प्रिंट हुआ, और उसके आगे वो कितनी बार आया वो प्रिंट हो गया। जैसे आगे 1 एक बार आया तो 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। पहली आइटरेशन पे ये काम हो गया। अब हमने क्या करना था, जैसे इंसान ने क्या किया, जैसे किसी कैरेक्टर को ढूंढ लिया, वो जितनी बार भी आए थे उनको मिटा दिया पेंसिल से। तो हमने इस लाइन पे यही काम किया है। हम क्या कह रहे हैं, टेक्स्ट में रिप्लेस कर दो क्या, 0 इंडेक्स पे जो भी है उसे किस चीज़ से रिप्लेस कर दो, एम्प्टी स्ट्रिंग से, ताकि वो तमाम 0 इंडेक्स पे जो भी हैं वो रिमूव हो जाएं, ठीक है। हमारी कंडीशन में H क्या होगा, H जितने भी बार आ रहे हैं वो रिमूव हो जाएंगे। फिर उसके बाद E की बारी आएगी, E काउंट होगा कितनी बार आया है, जैसे कि यहाँ 4 बार आया है, जैसी काउंट कर लेंगे हम प्रिंट भी कर लेंगे, उसके बाद E को रिमूव कर देंगे हमारी स्ट्रिंग से, जितनी बार भी आए थे सारे रिमूव हो जाएंगे। इस तरह क्या होगा, हमारी स्ट्रिंग भी आस्ते आस्ते छोटी होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा हमारी स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी, उसकी लेंथ 0 हो जाएगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वाइल का लूप बंद हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये जो लॉजिक है समझ आई होगी। ये बिल्कुल एक इंसान जिस तरह सोचता है उसी तरह इसने भी सोचा है, ठीक है। तो कोड करना मुश्किल नहीं है, कोड उसी तरह होता है जिस तरह ह्यूमन काम करता है, बस कंप्यूटर क्या करता है, तेज़ी से काम करता है, बस फ़र्क ये है कि इंसान और कंप्यूटर में। अब मैं आपके सवाल लेने के लिए बैठा हूँ, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं इस कोड से रिलेटेड। अगर नहीं है तो हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो फाइल हैंडलिंग है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर सवाल नहीं है तो आप ज़रा मुझे चैट पे बता दें, ठीक है, नहीं है, ताकि हम आगे बढ़ें। किसी का रिस्पांस नहीं आ रहा किसी भी किस्म का। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्लियर? ठीक है जी, अगर क्लियर नहीं भी है तो आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर आपको है। अच्छा, अगर आप इस कोड को कॉपी करना चाह रहे हैं, अपने पास लिख रहे हैं तो आप लिख लें। अगर कोई लिख नहीं रहा, फ़िलहाल स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है तो स्क्रीनशॉट ले ले, जो भी कर ले। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। चले अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है फ़ाइल हैंडलिंग। ठीक है, इस कोड को मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ। फ़ाइल हैंडलिंग, इसका मतलब क्या है हम देखते हैं। हैंडलिंग इन पाइथन, हर लैंग्वेज में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग तरीका है फ़ाइल्स को हैंडल करने का। फ़ाइल्स क्या होती हैं, हमारे कंप्यूटर में जो फाइल्स होती हैं ना, ये जो पड़ी होती है टेक्स्ट फाइल जो भी हैं। एक मिनट, मैं अपने इस एक्सप्लोरर की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे FYP में जितनी भी फाइल्स हैं, ये वर्ड की फ़ाइल, HTML फाइल, इन्हें कहते हैं फ़ाइल। इनको हैंडल किया जा सकता है।
मतलब इनके अंदर डेटा भी स्टोर किया जा सकता है, इनके अंदर से डेटा को रिट्रीव भी किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि हम एक सिंपल सा डेटाबेस बना सकते हैं अपने प्रोग्राम के लिए। अगर हम डेटाबेस यूज़ नहीं करना चाहते तो हम फाइल को एज अ डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। और छोटे मोटे यहाँ तक कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी फाइल्स को एज अ डेटाबेस यूज़ किया जाता है। पहले ज़माने में तो यूज़ ही फाइल्स की जाती थी, क्योंकि ये रिलेशनल डेटाबेसेस होते नहीं थे। फाइल्स को इसलिए छोड़ा गया क्योंकि इनके अंदर जब डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है तो सर्चिंग वगैरह में बहुत परेशानी होती है, डेटा नया डालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, रीड करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि डेटा को क्यूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है प्रोसेस। इसीलिए ये रिलेशनल डेटाबेसेस जैसे सीक्वल हो गया, माई सीक्वल हो गया या मोंगो डीबी, ये जितने भी डेटाबेसेस हैं ये आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्यूरी करना बहुत फास्ट होता है। हम कोई भी डेटा उठाना चाहें फ़ौरन हमें चंद मिली सेकेंड्स के अंदर, चाहे जितना भी बड़ा डेटा हो, हमें आउटपुट मिल जाता है। मगर पहले ज़माने में क्योंकि वो नहीं थे, इसलिए फ़ाइल्स को यूज़ किया जाता था, बल्कि आज भी फ़ाइल्स को यूज़ किया जाता है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स तक में यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लॉग फाइल बनाई जाती है, ये हमारा ये जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसकी भी अभी अगर मैं इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल्स में जाऊँ ना, वहाँ पे बहुत सी हमें लॉग फाइल्स मिलेंगी जहाँ पे एरर्स लॉग होते हैं। ठीक है, कोई एरर आ जाता है तो वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। तो एज अ डेटाबेस यूज़ किया हुआ है फ़ाइल्स को। तो फाइल्स का मतलब क्या है, अगर फ़ाइल हैंडलिंग का क्या मतलब है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारी मेन की फ़ाइल है, ये वाली पाइथन की। अब इसके नीचे, बिल्कुल नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने एक और फाइल बनाई है file.txt के नाम से। ठीक है, दोनों क्योंकि main.py और files.txt दोनों एक ही जगह पर हैं, सेम पाथ है दोनों का। ठीक है, ये इस चीज़ को नोट कर लें। अब मैं इस फाइल के अंदर चेंजिंग कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर दिस इज़ कंटेंट ऑफ फाइल। ठीक है, इस टेक्स्ट फाइल के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट डाल दिया, कुछ डेटा डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहला हमारा जो फाइल हैंडलिंग का काम होता है वो है फाइल के अंदर से डेटा को रीड करना। तो रीड करने वाला काम हम सबसे पहले सीखेंगे। हमें कोई भी फाइल दे दी जाए, उसके अंदर से डेटा हम रीड कैसे करते हैं, वो हम कैसे करते हैं वो हम अभी देखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ, दिस इज़ फर्स्ट लाइन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ सेकेंड लाइन, ताकि हम लाइन बाय लाइन भी सीख जाएं। ठीक है, ये 2 लाइनें हमने फ़ाइल के अंदर लिख ली हैं। अब मैं आता हूँ अपने प्रोग्राम में। अब फाइल हैंडलिंग में सबसे पहला काम, फ़ाइल हैंडलिंग पाइथन में एक ही फंक्शन के ज़रिए होती है, उसका नाम है ओपन। ठीक है, ये एक फंक्शन है जो हमारी फाइल्स को टारगेट करता है। ठीक है, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको समझने हैं, और कुछ भी ख़ास चीज़ नहीं है। ठीक है, ओपन के अंदर देखें, अगर हम पैरामीटर्स को देखें ओपन के, तो पहला पैरामीटर है फाइल। ठीक है, हमें एक पाथ बताना है कि जो उनसी फाइल को हम टारगेट कर रहे हैं उसका पाथ क्या है। ठीक है, दूसरा पैरामीटर है मोड। आप इस फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं किस मोड में, वो हम देखते हैं कौन कौन से मोड होते हैं। फ़िलहाल ये 2 पैरामीटर्स ही हमारे काम के, बाकियों को भूल जाएं। ठीक है, पहला क्या है, फाइल का पाथ हमें देना है। तो ओपन का फंक्शन मैंने कॉल किया, इसके पहला पैरामीटर में मैंने क्या दिया, फाइल का पाथ हमारा क्या है, file.txt। अच्छा, मैंने पूरा पाथ नहीं दिया, सिर्फ फाइल का नाम दिया है। उसकी वजह यह है कि देखें, ये जो हमारी पाइथन की फ़ाइल है ना, ये और ये वाली फ़ाइल जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, दोनों एक ही पाथ पे हैं। ठीक है, दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है फॉर एग्जांपल। इसीलिए मुझे पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटिव पाथ को यूज़ करती है अगर हम पूरा पाथ ना दें। रिलेटिव पाथ का मतलब इस फाइल के रिलेटेड वो फाइल कहाँ पर है। ठीक है, तो क्योंकि दोनों सेम पाथ पे हैं तो सिर्फ नाम दे दिया तो काम चल जाएगा। दूसरा हमारा पैरामीटर था मोड। वो भी एक स्ट्रिंग पैरामीटर होता है, हमें मोड बताना होता है किस मोड में हम फाइल को ओपन कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कौन कौन से मोड होते हैं। सबसे पहला होता है ए। ठीक है, अगर इस मोड में मैंने ए पास कर दिया तो आर लिख लेते हैं क्योंकि हम पहले रीड कर रहे हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है आर। आर का मतलब रीड, हम फाइल को रीड करना चाह रहे हैं। दूसरा पैरामीटर है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब राइट, हम फाइल में कुछ राइट करना चाह रहे हैं। तीसरा पैरामीटर है अपेंड। ए, फाइल के अंदर हम डेटा अपेंड करना चाह रहे हैं। अपेंड का मतलब क्या है वो अभी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं रीड, क्योंकि हम इस फाइल में से, जो file.txt में से इस डेटा को रीड करना चाह रहे हैं, उठाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ दूसरे पैरामीटर में आर। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब
हम कैसे करें इस डेटा को उठाएं, तो ये कुछ रिटर्न करता है, उसको हम इस फाइल के वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। ओपन का फंक्शन क्या करता है, हमसे पाथ मांगता है और मोड मांगता है। अगर पाथ सही होता है, मतलब फाइल इसको मिल जाती है, तो हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है, उसका हमने नाम क्या रख दिया, फाइल। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम मैनिपुलेट करेंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं क्या कहता हूँ, प्रिंट फाइल डॉट रीड। रीड का फंक्शन, इस फाइल के ऑब्जेक्ट के आगे मैंने क्या फंक्शन कॉल कर दिया, रीड। रीड क्या करेगा, हमारी इस फाइल में जितना भी डेटा है वो हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, यानी कि फाइल डॉट रीड का फंक्शन क्या कर रहा है, जितना भी फाइल के अंदर डेटा है वो हमें ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ज़ाहिर है जो हम रिटर्न कर रहे हैं उसको प्रिंट के अंदर डाल रहे हैं, तो जो भी हमें डेटा मिलेगा वो कंसोल पे शो हो जाएगा। तो अगर इस कोड को मैं रन करूं तो पहली लाइन से क्या होगा, हमारी फ़ाइल का ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा, और दूसरी लाइन पे क्या होगा, फाइल का जितना भी डेटा है वो कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि देखें, दिस इज़ फर्स्ट लाइन, दिस इज़ सेकंड लाइन, कंसोल पे प्रिंट हो गया। जो भी डेटा था वो उसने रीड किया और प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये था तरीका पूरी फाइल का पूरा डेटा उठा के लाने का। अब अगर कोई चाहता है कि मैं डेटा को लाइन बाय लाइन उठाना चाह रहा हूँ, पहली लाइन फिर दूसरी लाइन, ठीक है, ये भी सिनेरियोज होते हैं हमारे पास, तो हम क्या कहते हैं, रीड लाइन। रीड के बदले रीड लाइन का फंक्शन कॉल कर दो। अब ये क्या करेगा, ज़रा इस कोड को मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि दिस इज़ फर्स्ट लाइन ही प्रिंट हुआ। सही है, रीड लाइन का फंक्शन क्या करता है, लाइन हमें रीड करके रिटर्न कर देता है। ठीक है, अब दोबारा अगर मैं फाइल डॉट रीड लाइन को मैं कॉल करूँगा ना, प्रिंट फाइल डॉट रीड लाइन, तो ये क्या करेगा, अब दूसरी लाइन को हमें रिटर्न कर देगा। ये वाला रीड लाइन पहली लाइन को, ये वाला रीड लाइन दूसरी लाइन को। कोड को रन करते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे पहली लाइन आ गई और यहाँ पे दूसरी लाइन आ गई। सही है, यानी कि आप रीड लाइन जब जब कॉल करते रहेंगे, हमारी फाइल में जितनी नेक्स्ट लाइंस होंगी तो वो हमें रिटर्न करता रहेगा। अगर लाइन ख़त्म हो गई तो क्या होगा, ज़रा उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इन दो रीड लाइन्स के बाद तीसरी रीड लाइन अगर हम कॉल करें तो देखते हैं क्या होता है। फाइल डॉट रीड लाइन। अब क्योंकि तीसरी लाइन तो है नहीं, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। इस कोड को मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिला। सही है, यानी कि इसने क्या रिटर्न किया, कुछ भी नहीं, एम्प्टी, कुछ नन रिटर्न कर दिया, नन। ठीक है, जैसे नल होता है ना सी शार्प वगैरह में, उसी तरह पाइथन में क्या होता है, नन, NONE, नन। ये कीवर्ड है, जैसे सी शार्प वगैरह में नल कीवर्ड होता है। तो जब रीड लाइन कॉल करेंगे, रीड लाइन क्या करेगा, या तो लाइन हमें रिटर्न कर देगा अगर मौजूद होगी, अगर नहीं होगी तो क्या रिटर्न करेगा, नन या नल जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है लाइन बाय लाइन डेटा को रीड करने का। सही, अब तीसरा तरीका, हम फाइल में से कुछ ख़ास कैरेक्टर्स उठाना चाह रहे हैं, जैसे कि दिस, पहली लाइन में से दिस उठाना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, रीड लाइन हटा दो, वही रीड का फंक्शन कॉल करो और उसके पैरामीटर में बता दो कि कितनी लाइनें आपने, कितने कैरेक्टर्स आपने रीड करने। मैंने क्या कहा, फाइल डॉट रीड, और पैरामीटर में बोल दिया 4 कैरेक्टर्स आप रीड करके मुझे रिटर्न करो। तो देखते हैं क्या रन होता है, क्या आउटपुट मिलता है। जब इस कोड को रन किया तो आप देखेंगे सिर्फ दिस हमें रिटर्न हुआ। ठीक है, यानी कि रीड के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक, अगर खाली पैरामीटर के ज़रिए इसको कॉल करेंगे तो पूरा डेटा उठा के दे देगा। अगर इसके पैरामीटर में कुछ पास कर देंगे, कोई नंबर, तो जितने कैरेक्टर्स हमने कहा उतने कैरेक्टर्स हमें रिटर्न करेगा। जैसे कि मैंने 10 कहा तो ये इसने क्या किया, दिस इज़ और FI, बस ये 10 कैरेक्टर्स इसने मुझे रिटर्न कर दिए। सही, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब देखें, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है, मैंने क्या किया, प्रिंट फाइल डॉट रीड, एक और बार मैंने रीड कॉल किया और उसके अंदर 4 पास कर दिया फॉर एग्जाम्पल। अब देखते हैं क्या होता है, इसने पहले 10 कैरेक्टर हमें रिटर्न किए, अब ये क्या रिटर्न करेगा ज़रा देखते हैं। इसको जब मैं रन करूँगा तो आप देखें, इसने पहले 10 कैरेक्टर रिटर्न किए और दूसरे रीड ने शुरू से नहीं किया। आप यही सोच रहे होंगे कि अब ये शुरू से जाएगा और पहले 4 कैरेक्टर रिटर्न करेगा, नहीं। देखें, ये एक किस्म का बफर होता है। ठीक है, बफर क्या करता है, अब जब हमने जो कैरेक्टर हमने रीड कर दिए ना, ये बफर पॉइंट करेगा उसके अगले कैरेक्टर्स को, तो जैसे ही हम रीड कॉल करेंगे उसके अगले कैरेक्टर्स से उठाएगा। इसने क्या किया, RST और स्पेस को इसने हमें रिटर्न कर दिया। RST स्पेस 3 पास करूँगा तो RST रिटर्न कर देगा। देखें,
RST हमारे पास आउटपुट आ गया। यानी कि रीड जब जब कॉल करता रहूँगा, हमारा बफर का पॉइंटर है वो भी आगे बढ़ता रहेगा। ये नहीं कि रीड दोबारा शुरू से डेटा उठा के देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको रीड की फंक्शनैलिटी समझ आ गई होगी। अब अगर कोई कहता है सर मैं चाहता हूँ कि फ़ाइल को लाइन बाय लाइन भी रीड करूँ और एक लूप के ज़रिए करूँ, ठीक है, तो वो कैसे होगा? बहुत ही ईजी है, फॉर लूप यूज़ करूँगा, फॉर लाइन इन फाइल। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि फ़ाइल में जाओ, जैसे फॉर का लूप हमने किसी लिस्ट में यूज़ किया था ना, इन के आगे लिस्ट का नाम दे देते हैं, उसी तरह हमने यहाँ पे क्या किया, ये इसको एज अ लिस्ट हमने इंटरप्रेट किया। हमने क्या कहा, फाइल में जाओ और लाइन बाय लाइन रीड करो। ये अब क्या रिटर्न करेगा, पहली बार इस लाइन के वेरिएबल में पहली लाइन डाल देगा, दूसरी बार दूसरी लाइन, तो जितनी भी हमारी फाइल्स में लाइंस होंगी उतनी बार ये लूप चलेगा। इसको ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट लाइन, लाइन के अंदर स्टोर हो रहा है, तो ज़रा प्रिंट कर देते हैं और इस कोड को रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये लूप सिर्फ 2 बार चला, क्योंकि फ़ाइल में सिर्फ 2 लाइनें थीं। पहली बार इसने पहली लाइन रिटर्न की, इस लाइन के वेरिएबल में स्टोर की, हमारे लूप की बॉडी में हम आए और हमने उसको प्रिंट कर दिया। दूसरी बार लूप चलेगा, इस लाइन के वेरिएबल में दूसरी लाइन स्टोर हो जाएगी और उसको हम प्रिंट कर रहे थे तो वो स्क्रीन पे हमें शो हो गई। ठीक है, इसको ज़रा तीसरी लाइन भी डाल देते हैं मिसाल के तौर पर, दिस इज़ थर्ड लाइन। सेव किया, अब ज़रा main.py में गया, दोबारा रन किया, तो आप देखेंगे कि पहली लाइन भी प्रिंट हो गई, दूसरी भी और तीसरी भी। तो ये है तरीका लाइन बाय लाइन डेटा को रीड करने का फॉर लूप के ज़रिए, और ये उतनी बार ही चलेगा जितनी इसके अंदर लाइनें होंगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको रीडिंग का मतलब समझ आ गया होगा कि फ़ाइल में से डेटा को हम रीड कैसे करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स रीड नहीं कर सकते, हम हर किस्म की फ़ाइल्स को रीड कर सकते हैं, यहाँ तक कि इमेजेस को भी हम रीड कर सकते हैं इसी ओपन फंक्शन के ज़रिए। जितनी भी फाइल्स होती है ना हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे टेक्स्ट फाइल हो, वर्ड की फ़ाइल हो, चाहे HTML फाइल हो, हम तमाम फाइल्स को रीड कर सकते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो भी डेटा हमें मिलता रहेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोड उठा रहा हूँ, कोड खोल रहा हूँ और आपके सवाल ले रहा हूँ। अगर कोई सवाल है तो या तो आप माइक में पूछें या आप मैसेज में पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। कोड ही आपके सामने। अच्छा, अगर कोई सवाल ना हो तो आप नो लिख दिया करें ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको कोई सवाल नहीं है। ठीक है, सही है। तो अब तक कोई सवाल नहीं है। 2 स्टूडेंट्स ने कह दिया कि हमें कोई सवाल हमारे दिमाग में नहीं है, या आपको समझ आ गई होगी यकीनन। तो ये था फ़ाइल को रीड करने का तरीका। अब राइट कैसे करें, फ़ाइल के अंदर डेटा कैसे डालें। ठीक है, दूसरा सवाल, क्योंकि हम क्या करते हैं डेटाबेसेस में डेटा को रीड करते हैं, ठीक है, और डेटा में हमारे डेटाबेस में डेटा को राइट करते हैं, डालते हैं। ठीक है, तो हमें राइट की फंक्शनैलिटी भी पता होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, ये है राइट का फंक्शन। राइट की हमने सिंपल क्या करना है, आर के बदले डब्ल्यू लिखना है बस। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया, जब भी हम अपनी फ़ाइल में से काम पूरा कर लें, यानी कि रीडिंग या राइटिंग जो भी है हम पूरा कर लें, हमने फ़ाइल को क्लोज़ ज़रूर करना है, क्लोज़ का फंक्शन यूज़ करते हुए। ये हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई फ़ाइल ओपन करेंगे, उस फाइल पे जो हमने काम करना है वो पूरा कर लेंगे, तो हम फाइल को क्लोज़ ज़रूर करेंगे। ठीक है, ये आपने ज़रूर करना है। क्यों? अगर हम क्लोज़ नहीं करेंगे तो हमारी ये जो फ़ाइल है ये हमारे इसी ऑब्जेक्ट के पास रहेगी हमेशा, और हमारा कोई और प्रोग्राम इस फाइल को एक्सेस करना चाहेगा तो एरर आ जाएगा, वो एक्सेस उसको नहीं मिल रहा होगा। सही है, क्योंकि लिखा हुआ जैसे आपने C# में देखा होगा, दिस फाइल इज़ बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस। तो ये एक प्रोसेस है जो हमारी फ़ाइल को अभी यूज़ कर रहा है। जब तक मैं इसको क्लोज़ नहीं करूँगा, ये प्रोसेस हमारी फ़ाइल को लीव नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। तो हमें छोड़ने के लिए क्लोज़ का फंक्शन कॉल करना ज़रूरी है। क्लोज़ का फंक्शन कॉल नहीं करेंगे तो ये इस फाइल के बफर को छोड़ेगा नहीं, तो कोई और कोड हमारी उस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूर करना है आपने। अब हम आते हैं राइट की तरफ। हमने सिंपली चेंज क्या किया, यहाँ पे W के बदले R के बदले W लिख दिया, जिसका मतलब है राइट। अब क्योंकि हम राइट करना चाह रहे हैं तो हमें राइट का फंक्शन पता होना चाहिए। तो फाइल डॉट राइट,
जो भी राइट करना है इस राइट के फंक्शन में डाल दो। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ दिस इज़ फोर्थ लाइन। अब आप देखेंगे कि हमारे इस फाइल के अंदर क्या स्टोर होगा। अभी तो देखें दिस इज़ फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। अब इस कोड को मैं रन करता हूँ, आप देखें कि हमारा आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे तो कुछ शो नहीं होगा हमारे, क्योंकि हम प्रिंट कुछ नहीं कर रहे। फाइल के अंदर जाके देखते हैं। फाइल के अंदर जब हम गए तो देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज़ फोर्थ लाइन। ये तो हो गया, डेटा जो हम डालना चाह रहे थे वो तो डाल दिया, मगर आपने नोटिस किया हुआ क्या? हुआ ये कि पिछला डेटा हमारा डिलीट हो गया। सही, यानी कि इसका मतलब कोई सवाल तो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम ये राइट का मोड यूज़ करेंगे तो क्या करेगा ये मोड, हमारी फाइल में जब भी हम नया डेटा डालेंगे ये पिछले डेटा को डिलीट करेगा। सही, पिछले डेटा को ये हमेशा डिलीट करता रहेगा जब भी हम नया डेटा डालेंगे। इस तरह के सिनेरियो हमारे पास आते हैं जब हम चाह रहे होते हैं कि पिछला डेटा डिलीट हो जाए, तभी ये राइट का मोड भी मौजूद है। हालांकि आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि यार पिछले डेटा को क्यों डिलीट कर रहा है, ठीक है। अब तीसरे मोड की तरफ आते हैं, वो है ए, जिसका मतलब है अपेंड। अपेंड का नाम से हमें पता लग रहा है, अपेंड का मतलब पिछले डेटा को रहने दो, उसके अंदर एक नया डेटा भी ऐड कर दो। तो हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ़ाइल में से पिछला डेटा डिलीट ना हो और जो जो हम नया डेटा डालते जाएं वो आता जाए, तो हम इस W के बदले ए का मोड यूज़ करेंगे। ए अब क्या करेगा, अब जब भी हम इसमें डेटा राइट करते जाएंगे पिछला डेटा उसी तरह रहेगा, ठीक है, और नया डेटा भी आता रहेगा। फिफ्थ, यहाँ फिफ्थ लिख लेता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ, हमारा आउटपुट आ चुका है। ज़रा इस कोड पे आते हैं तो देखें क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ फोर्थ लाइन और उसी के आगे दिस इज़ फिफ्थ लाइन, ठीक है। तो देखें उसी के आगे आया, हम चाह रहे थे कि नेक्स्ट लाइन पे आए, इस तरह से आए, वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि मैंने राइट यूज़ किया है। राइट क्या करता है, उसी के आगे डेटा डाल देता है। तो मैं राइट लाइन अगर यूज़ करूँगा तो ये लाइन को ब्रेक भी करेगा। ज़रा मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे सिक्स्थ लिख लेता हूँ, सिक्स्थ। अब ये नेक्स्ट लाइन पे डेटा डालेगा। कोड को रन करते हैं और आप देखेंगे, सॉरी, अच्छा राइट लाइन है नहीं कोई फंक्शन, तो हम क्या करें भाई, राइट लाइन के नाम से कोई फंक्शन नहीं है। अब कोई मुझे बता सकता है कि मैं, अब देखें इस कोड को रन करता हूँ, आप देखेंगे कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, दिस इज़ सिक्स्थ लाइन उसी के साथ आ रही है। मैं नहीं चाहता ये, मैं चाहता हूँ कि इस तरह से नेक्स्ट लाइन पे आए। कौन मुझे बताएगा कि मैं ऐसा क्या करूँ इसके अंदर कि हमेशा जब भी मैं राइट करूँ तो नेक्स्ट लाइन पे जाए हमारा कर्सर? कोई है ऐसा जो मुझे इसका जवाब दे? न्यू लाइन हम कैसे डालें, हम कैसे बताएं कोड के ज़रिए कि भाई न्यू लाइन आपने डालनी है पहले, उसके बाद, ठीक है, वेरी गुड। /n वसीम खटक ने शायद कहा, खटक नाम है शायद, कि तो इन्होंने कहा कि भाई /n डालो। मैं यहाँ डालूँ, कहाँ डालूँ भाई, इस बीच में डालूँ, यहाँ /n डाल दूँ, या इस आखिर में डालूँ? स्ट्रिंग के अंदर ही डालना है, ये तो हमें पता है, क्योंकि /n जो होता है न्यू लाइन का करैक्टर होता है, ये क्या करता है, नई लाइन असाइन कर देगा। तो कोई बता सकता है हमने कहाँ /n डालना है? फर्स्ट में, वेरी गुड। यानी कि हमें शुरुआत में /n डालना है। हम क्या कह रहे हैं कि भाई फाइल के अंदर डेटा तो राइट करो ये वाला, मगर पहले क्या करो, लाइन को ब्रेक करो, फिर उसके बाद ये डेटा डालो, ठीक है। 6 को हटा के 7th लिख लेते हैं, 7th, ठीक है। अब इस कोड को मैं रन करता हूँ, क्या करेगा, पहले लाइन ब्रेक कर देगा, फिर उसके बाद ये वाला टेक्स्ट डालेगा। इसको रन किया, आउटपुट में देख लेते हैं, ये देखें नेक्स्ट लाइन पे इसने डेटा डाला, दिस इज़ 7th लाइन। सही, पहले ऊपर ही आ रहा था, अब इसने क्या किया, पहले लाइन को ब्रेक किया, फिर उसके बाद डेटा हमारा राइट किया। तो /n हमने यूज़ किया। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, शायद इसके पैरामीटर में हमारे पास कोई ऑप्शन हो, मगर क्योंकि इंटेलिजेंस शो नहीं हो रहा अभी तो हम नहीं कह सकते। जैसे राइट लाइन का भी मैंने गलत फंक्शन यूज़ कर लिया था, तो इंटेलिजेंस अभी शो हो नहीं रहा, मुझे पता नहीं है क्यों। तो हम अपनी लॉजिक तो लगा ही सकते हैं ना, /n हमने डाल दिया, हमने कहा न्यू लाइन पे जाओ। अच्छा, मेरे ख्याल से मेरा यहाँ लिखा हुआ आ रहा है फील्ड टू कनेक्ट, मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो हो चुका है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक मिनट, मेरी आवाज़ यहाँ आ रही है आपको, मगर यहाँ पे कुछ आ रहा है मसला।
ज़रा कोड को रन कर देता हूँ, क्या पता मेरे ख्याल से मेरा ये कोड एडिटर मसला कर रहा है। अच्छा रन करता हूँ, सही है, कोड आ रहा है, हमारा आउटपुट भी आ रहा है, सही। पहले डिस्कनेक्ट हो गया था ये, सही। तो यहाँ पे ये हमारा ये जो मेन डॉट पाई, इसके अंदर हमने क्या तरीके सीखे फ़ाइल हैंडलिंग के। सबसे पहले फ़ाइल को रीड कैसे करें, फिर उसके बाद फ़ाइल में राइट कैसे करें। राइट के दो तरीके हैं, एक W के ज़रिए, W मोड के ज़रिए, एक A मोड अपेंड के ज़रिए। दोनों में क्या फ़र्क है वो भी हमने देख लिया। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम फाइल को डिलीट कैसे करें। सही, तो हम आ जाते हैं डिलीट की तरफ। मेरे ख्याल से किसी ने मैसेज किया, 1 मिनट। अच्छा जी, शायद विमी के दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि हम फाइल को डिलीट कैसे करें। ठीक है भाई, हम आ जाते हैं डिलीट की तरफ। एक बात याद रखें, ये ओपन का फंक्शन फ़ाइल को डिलीट नहीं करेगा। अच्छा, एक और उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने फ़ाइल को क्रिएट कैसे करना है, ये भी तो सवाल हो सकता है। ये तो पहले से मौजूद थी ना फाइल, आप अपने कोड के ज़रिए फ़ाइल को कैसे क्रिएट करेंगे वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइल 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा ज़रा देखते हैं। क्योंकि फ़ाइल 2 हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये ओपन का फंक्शन क्या करेगा, एरर देगा या फाइल 2 को क्रिएट करेगा, ज़रा देखते हैं। इस कोड को मैंने रन किया, कोड तो सक्सेसफुली रन हुआ, एरर नहीं आया। आप यहाँ पे साइड पे देख रहे हैं फाइल 2 आ गई। यानी कि जब भी हम राइट या अपेंड यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, अगर फ़ाइल मौजूद होती है तो उस पर काम करता है, अगर मौजूद नहीं होती तो उसको क्रिएट कर देता है, खुद ही बना देता है। सही है, तो आप अगर फ़ाइल को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप यही तरीका यूज़ कर सकते हैं कि आपने क्या करना है, वही अपेंड या राइट यूज़ करते हुए फ़ाइल का नाम देना है बस। सही है, ये उसको क्रिएट कर देगा खुद ही। ठीक है, फ़ाइल क्रिएट भी हमें समझ आ गई कैसे होती है कि जब फाइल नहीं होगी तो क्रिएट हो जाएगी। अब डिलीट। ठीक है, अब डिलीट के लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम सीख लेंगे। अभी फ़िलहाल आप समझ लें कि मैंने एक OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से एक मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है। ठीक है, अब इसके बहुत से फंक्शंस हैं, इसके वो हम यूज़ करते हैं कोई एक फ़ंक्शन, और एक फ़ंक्शन है os.remove। ठीक है, OS डायरेक्ट लिखा और उसके आगे क्या लिखा, रिमूव, डॉट डाल के रिमूव। ये रिमूव का एक फंक्शन है। इसके अंदर अगर मैं कोई फ़ाइल का नाम दे दूँ, file2.txt, ये क्या करेगा, ये रिमूव का फंक्शन हमारी इस फाइल को डिलीट कर देगा। इस कोड को अगर मैं रन करूँ, और क्योंकि रन हो चुका है, आप देखें साइड पे वो फाइल डिलीट हो चुकी है, जो थी फाइल 2 हट चुकी है। आप इधर ज़रा ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे खाली फ़ाइल लिखता हूँ तो ये वाली फ़ाइल भी डिलीट हो जाएगी। कोड को रन किया और इसने क्या किया, उस फाइल को भी डिलीट कर दिया। सही है, तो ये जो OS की लाइब्रेरी आपको ज़रूर चाहिए। OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ये शॉर्ट फॉर्म है इसके। और भी बहुत से हमारे पास फंक्शन हैं। ठीक है, जैसे कि os.path.exists, ये क्या करता है, ये चेक करता है ये वाली फ़ाइल मौजूद है कि नहीं। कोई भी पाथ अगर हम दे दें ना, मिसाल के तौर पर c/my फोल्डर, ठीक है, और उसके आगे my file.txt, तो ये क्या करेगा, इस पाथ में अगर ये फ़ाइल मौजूद है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो हम इस फंक्शन के ज़रिए ये भी चेक कर सकते हैं आया हमारी जो फ़ाइल है जिसको हम टारगेट करना चाह रहे हैं वो पहले से वो मौजूद है उस पाथ पे या नहीं। सही है, तो हमें पाथ देना पड़ता है। जैसे हम पाथ दे देंगे ये फंक्शन चेक करेगा जाके हमारी डायरेक्टरीज़ के अंदर कि वाकई ये मौजूद है कि नहीं। अगर होगी तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर नहीं होगी तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। ज़रा चेक कर लेते हैं, इसको मैं आउटपुट के वेरिएबल में सेव कर देता हूँ, ये जो भी रिटर्न करेगा, और इस आउटपुट के वेरिएबल को प्रिंट करके देखते हैं कि आउटपुट में क्या स्टोर हुआ। इस कोड को मैं रन करता हूँ और आप देखेंगे कि इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये फ़ाइल मौजूद नहीं थी। सही है, एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर file.html, कोई भी फ़ाइल हो सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट फाइल हो, HTML। अब मैं ज़रा इसको चेक करता हूँ कि ये मौजूद है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं फ़ाइल का नाम लिखूँगा file.html। अब ये क्या रिटर्न करेगा, यकीनन ट्रू, क्योंकि यहाँ पे ये फ़ाइल मौजूद है इस पाथ में। कोड को रन किया, आप देखेंगे कि इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू। सही है, एक OS के दो फंक्शन हमने देख लिए,
os.path.exists जो चेक करता है कोई भी फाइल मौजूद है या नहीं है, और दूसरा os.remove। ठीक है, तीसरा फंक्शन वो भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा है, इतना कोई ख़ास चीज़ नहीं है। वो है os.rmdir रिमूव डायरेक्टरी। ठीक है, एक तो हमने देखा रिमूव, वो फाइल्स को रिमूव करता है। अगर मैं किसी फोल्डर को ही रिमूव यानी कि डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं इस फंक्शन के ज़रिए डिलीट कर सकता हूँ। मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर माय टेस्ट के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, एक मैंने टेस्ट के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट किया और इस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स भी डाल देता हूँ ना, ताकि हम देखें कि वो फाइल्स भी डिलीट हो गई। फाइल 1, ठीक है, एक और फाइल डाल देता हूँ फाइल 2, 2 फाइल्स मैंने इसके अंदर डाल दी। देख लें 2 फाइल्स हैं, टेस्ट का फोल्डर है। अब मैं अपने प्रोग्राम में गया, os.remove डायरेक्टरी में मैंने पाथ दिया। पाथ क्या है? सिंपली क्योंकि ये जो टेस्ट का फोल्डर है मेरी मेन की फ़ाइल के साथ ही है, दोनों एक ही पाथ पे हैं, तो सिंपली मैं टेस्ट लिखूँगा, ये टेस्ट का फोल्डर। अगर ये कहीं और होता तो मैं उसका पूरा पाथ देता, सी के अंदर जाओ, उसके अंदर माय फोल्डर है, ठीक है, माय फोल्डर, और उसके अंदर एक और फोल्डर है टेस्ट, तो इस टेस्ट के फोल्डर को रिमूव करो। मगर क्योंकि दोनों एक ही पाथ पे हैं तो सिर्फ रिलेटिव पाथ के ज़रिए हमें सिर्फ इस फोल्डर का नाम बताना है। os.rmdir यानी कि रिमूव डायरेक्टरी, फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी कहते हैं, तो ये आ जाएगा रिमूव डायरेक्टरी। इसको मैं उस वाले कोड को हटा देता हूँ, सिर्फ रिमूव डायरेक्टरी का कोड लिख लेते हैं और रन करते हैं इस प्रोग्राम को। डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, इसने क्या कहा कि भाई आप जिस डायरेक्टरी को रिमूव करना चाह रहे हैं ना वो एम्प्टी नहीं है। तो इससे हमें एक ख़ास बात ये पता लगी कि जो रिमूव डायरेक्टरी का जो फंक्शन है वो नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करता है, क्योंकि इसके अंदर तभी मैंने फाइल्स डाली थी 2, ताकि आपको पता लगे कि जब हम किसी डायरेक्टरी को रिमूव करेंगे तो वो एम्प्टी होनी चाहिए, उसके अंदर फाइल्स होंगी तो ये इसको रिमूव नहीं करेगा। तो इन फाइल्स को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इस फाइल को भी मैं डिलीट कर देता हूँ और फाइल 2 को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये रिमूव डायरेक्टरी, अब क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो ये फंक्शन जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो ये इस डायरेक्टरी को डिलीट कर देगा। इसने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो रिमूव डायरेक्टरी का फंक्शन सिर्फ उस डायरेक्टरी को डिलीट करेगा जिसके अंदर कोई भी डेटा, कोई भी फोल्डर, कोई भी फाइल मौजूद नहीं होगी, ठीक है। तो यही थी आज की क्लास। इस क्लास के अंदर हमने फ़ाइल हैंडलिंग सीखी है। पाइथन में हम फाइल्स को हैंडल कैसे करते हैं। अब अगर आपको ये सब कुछ समझ आ गया तो आप कोई अपना छोटा मोटा अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में डेटाबेस को यूज़ ना करें, क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट है, ज़्यादा डेटा नहीं है, तो उसके अंदर आप फाइल्स, लोकल फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करें, उसके अंदर से रिट्रीव करें, उसके अंदर स्टोर करें, एडिट करें, जो भी आप करना चाह रहे हैं, सही है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको फ़ाइल हैंडलिंग के सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, जो भी थे वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है इस क्लास से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आज की क्लास ओवर है, और फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल की क्लास में। कल जो भी पढ़ाऊँगा वो मैं आपको पहले बता दूँगा कि कल की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ठीक है। अगर सवाल नहीं है तो आप जा सकते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आप कह रहे हैं डायरेक्टरी के अंदर वाली फाइल्स डायरेक्ट कैसे डिलीट करेंगे। मैं समझा नहीं, इसका मतलब ये है कि आप चाह रहे हैं कि जैसे टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर 2 फाइल्स थी, आप चाह रहे हैं कि वो दोनों फाइल्स डिलीट कैसे हों। हाँ, कोड के ज़रिए हमने डिलीट का देखा है ना, रिमूव का फंक्शन यूज़ किया है, तो आपने जिस भी फाइल को रिमूव करना है उसका पाथ दे दो, सिंपली वो फाइल रिमूव हो जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ टेस्ट के नाम से, ठीक है, और इस डायरेक्टरी के अंदर मैं कुछ फाइल्स डाल देता हूँ। एक फ़ाइल डाल देता हूँ फाइल 1, ठीक है। तो अगर मैं इस टेक्स्ट डायरेक्टरी के अंदर से फाइल 1 को डिलीट करना है, इसके अंदर 10 फाइलें हैं, 10 की 10 को डिलीट करना है वो तो बाद की बात है, फ़िलहाल हमें एक फ़ाइल को अगर हमें डिलीट करना है इस टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर, तो मैं अपने कोड के ज़रिए क्या करूँगा, os.remove, ठीक है, और हमें पता है किसके अंदर, टेस्ट
फाइल 1। तो ये क्या करेगा, पहले देखेगा टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर जाएगा, उसके अंदर फाइल 1 पे जाएगा और उसको डिलीट कर देगा। इस कोड को मैं अगर रन करूँ तो ये क्या कर रहा है, इसके अंदर से इसने फाइल 1 को डिलीट कर दिया। अगर आप सारी फाइल्स को डिलीट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जो किसी भी डायरेक्टरी को उठा लेते हैं और उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो भी आ जाती हैं हमारे पास। हम एक लूप के ज़रिए तमाम फाइल्स को अगर हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। चूँकि थोड़ा सा एडवांस चीज़ थी इसलिए मैंने अभी आपको नहीं समझाई ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आप सिंपल चीज़ से शुरू करें। देखें अब आपको समझ तो आ गई ना, किसी एक फ़ाइल को कैसे डिलीट करते हैं, किसी फाइल में डेटा कैसे डालते हैं। अब आप अपनी तरफ से खुद जाकर अगर ऑनलाइन गूगल पे चेक कर लें तो इस तरीके से ना आप एडवांस चीज़ें खुद से अगर सीखेंगे ना तो आपकी प्रोग्रामिंग और ज़्यादा अच्छी होगी। अगर मैं यहाँ पे समझाना शुरू कर दूँ ना तो अलग अलग दिमाग के स्टूडेंट्स होंगे, आपको समझाऊंगा आपको तो समझ आ रही होगी, मगर किसी और को अगर नहीं आ रही होगी ना तो वो बोलेगा यार इसको तो पढ़ाने ही नहीं आता। वो डायरेक्ट ये समझते हैं कि यार टीचर को नहीं आता। हालांकि टीचर के सामने एक स्टूडेंट ऐसा भी होता है जिसको समझ आ रही होती है सब कुछ, जबकि दूसरे को नहीं आ रही होती। तभी मेरी कोशिश ये थी कि जो बहुत एडवांस चीज़ें हैं ना वो फ़िलहाल नहीं समझाऊँ। जब आप हैंड्स ऑन हो जाएंगे ना कोडिंग में कुछ ज़्यादा सही से, तब इंशाल्लाह, क्योंकि लूप्स वगैरह और लिस्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, फिर उसके बाद हम एडवांस चीज़ें भी करेंगे। जैसे कि हमने एक सिंपल थी, इतनी एडवांस चीज़ तो नहीं थी, ये 2-3 हमने प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की भी थी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, एआई सीखेंगे। देखें एआई हमारा, हम यहाँ पे सिर्फ पाइथन सीखने आए, ठीक है। आप अगर एआई की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आपको पहले पाइथन आनी चाहिए। अगर आपको पाइथन आती है तो आप एआई की तरफ, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ऐसा भी नहीं है कि आपको पाइथन आती है तभी आप एआई की तरफ जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सी लैंग्वेजेज़ हैं जिनके पास हज़ारों की तादाद में, हज़ारों नहीं सैकड़ों की तादाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की लाइब्रेरीज़ भरी पड़ी हैं। मगर पाइथन को इसलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लैंग्वेज है। जैसे कि हमने देखा भी खुद से, हमने बहुत सी सिनेरियोज़ में हमने जो क्लासेस ली उनमें बहुत सी जगहों पे हमने देखा कि ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है एक सिंपल प्रोग्रामर को, ठीक है। इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं जो और लैंग्वेजेस में बहुत मुश्किल होती हैं, सही है। इसीलिए पाइथन को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्रोग्रामर्स की तरफ से। और दूसरी वजह पाइथन को यूज़ करने की ये है कि इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है तो इसकी कम्युनिटी बहुत बेहतरीन दिमाग दुनिया के जो बैठे हुए प्रोग्रामर्स, वो यानी कि अपना कोड सपोर्ट करते हैं पाइथन को, अपने कोड के ज़रिए पाइथन की लाइब्रेरीज़ बनाते हैं। आप देखेंगे कि पाइथन के लिए इतनी लाइब्रेरीज़ हैं जो और लैंग्वेज में नहीं हैं। आप बड़े से बड़े टास्क को बहुत आसानी से पाइथन में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओपन सोर्स है, डेवलपर्स की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पाइथन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एआई, मशीन लर्निंग, इस चीज़ में। अगर कोई और लैंग्वेज जैसे रस्ट है, आर है, ये लैंग्वेजेस भी बहुत ज़्यादा इन हैं एआई वगैरह में, तो ज़ाहिर है क्यों, क्योंकि इनकी भी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। मगर पाइथन की बात अलग इसलिए है क्योंकि इसकी कम्युनिटी, ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथन जो है ना शुरू की चंद लैंग्वेजेस में से एक है। पॉपुलैरिटी इसको अभी मिली है क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट हो गई। पाइथन 3 के बाद ये बहुत बेहतरीन हो गई है। पाइथन 2 को कोई यूज़ भी नहीं करता, बल्कि यूज़ तो करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, मगर जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना बड़े, वो आपको यही कहेंगे कि पाइथन 2 ही यूज़ करें, 3 ही यूज़ करें, 2 को कभी यूज़ ना करें। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से बग्स हैं, बहुत से मसाइल हैं, और पहली पाइथन वही थी, तभी इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। मगर जैसी पाइथन 3 आई, यानी 3.1, 3.6 मेरे ख्याल से अभी चल रही है इसका वर्जन, तो पाइथन 3 बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है क्योंकि ये बहुत आसान है, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो अगर आपको पाइथन आती है ना तो आप आसानी से एआई की तरफ जा सकते हैं, आसानी से आप मशीन लर्निंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग के बहुत से मॉड्यूल्स, याद रखें पाइथन सीखने से पहले आप मशीन लर्निंग की तरफ जाएंगे तो आप फेल होंगे। मेरी तरफ से मैं आपको कह रहा हूँ, आप यकीनन फेल होंगे। क्यों? क्योंकि जब मशीन लर्निंग का कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एक किस्म का, ठीक है। अगर आपको पाइथन नहीं आती, और ज़्यादातर कोड ही मशीन लर्निंग का पाइथन में, तो अगर आपको पाइथन नहीं आती और आप मशीन लर्निंग की तरफ चले गए तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको बहुत सी मुश्किलात आएंगी। ख़ास तौर पे आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए मशीन लर्निंग में या एआई में जाने से पहले।
और हो सकता है नेक्स्ट क्लास में से ही शायद मैं डेटा स्ट्रक्चर्स को शुरू कर दूँ, मगर उससे पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करूँगा, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ जाऊँगा। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा सही आनी चाहिए पाइथन के अंदर अगर आप मशीन लर्निंग सीखना चाह रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, लिस्ट वगैरह है जिनके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, लिस्ट, एरे और डिक्शनरी, ये सब चीज़ें ना। क्योंकि मशीन लर्निंग क्या है, डेटा पे हम काम कर रहे होते हैं, तो डेटा को स्टोर करना पड़ता है, तो वो इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर आप जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ वसीम।